चलिए बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रूट होती है आपकी रूट सिस्टम, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन और रूट एयर. रूट कैप इज द रीजन विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द रूट, और द रूट मेरिस्टेमेटिक जोन. रूट मेरिस्टेमेटिक जोन इज द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जोन, जो सबसे ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करती है. लेटरल रूट का फॉर्मेशन भी कहाँ से होता है, आपके मेरिस्टेमेटिक जोन से होता है. इसके ऊपर होता है एलोंगेशन जोन. एलोंगेशन जोन इज द जोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट. रूट के ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका एलोंगेशन जोन, और एलोंगेशन जोन से ऊपर होता है रूट एयर. रूट एयर इज द रीजन फॉर द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन. सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन किससे होता है, रूट एयर से होता है. लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता बच्चों कि अगर रूट एयर का फॉर्मेशन हो रहा है, रूट एयर अगर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. अगर रूट एयर एब्सेंट होंगी उसमें भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. आ रही बात समझ में आपको? चलिए, अब इसके बाद है सॉइल वाटर रिलेशन. इसके बाद है, चलिए एक चीज और है, बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही सॉइल वाटर रिलेशन पे जाएंगे. जो रूट एयर होती है, अगर मैं रूट एयर की बात कर रही हूँ बच्चों, रूट एयर है, रूट एयर वाटर एब्जॉर्प्शन कर रही है, तो रूट एयर से यानी कि सॉल्यूट्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, आपकी रूट एयर से होंगी. तो रूट एयर की जो सेल वॉल होती है ना बच्चों, रूट एयर की सेल वॉल होती है वो फुली परमिएबल होती है. रूट एयर की सेल वॉल कैसी होती है, रूट एयर की सेल वॉल कैसी होती है, फुली परमिएबल होती है, जबकि इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पार्शियली होती है. रूट एयर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पार्शियली होती है, जबकि इसकी सेल वॉल कैसी होती है, फुली परमिएबल होती है. अगली बात समझ में? ठीक है. अब इसके बाद बात करते हैं सॉइल वाटर रिलेशन. सॉइल वाटर रिलेशन क्या होता है, यानी कि सॉइल में मौजूद पानी की क्वांटिटी या किस किस तरीके से सॉइल में पानी मौजूद होता है. सॉइल में जो टोटल वाटर होता है, या ये मैं कह सकती हूँ ये वो टोटल वाटर जो पानी मौजूद होता है, दैट वाज द होलार्ड. वो वाटर जो प्लांट को काम आता है, दैट वाज द क्रेसार्ड. ठीक है. एंड दैट वाटर विच इज नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट, दैट वाज द एकार्ड. आ रही है बात समझ में? द होल वाटर इज द होलार्ड, द वाटर विच इज अवेलेबल टू द प्लांट, दैट वाज द केसार्ड. That was the cassard, and the water which is not available for the plant, that was the ecard. यानी कि कौन सा वाटर अवेलेबल रहता है प्लांट के लिए, कैसार्ड, विच इज इसको हम कैसे भी निकाल सकते हैं, होलार्ड माइनस एकार्ड, निकाल सकते हैं ना. ठीक है, बहुत इजी है. अच्छा, किस किस तरीके से पानी मौजूद रहता है, पहला रन अवे या फिर अवे ऑफ वाटर, ये भी कह सकते हैं हम इसे, रन अवे या अवे ऑफ वाटर या फिर रन ऑफ वाटर. ठीक है, रन ऑफ भी कह सकते हैं, रन ऑफ, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, केमिकल कंबाइंड वाटर, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर. ठीक है, रन ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, केमिकल कंबाइंड वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर. एंड द वाटर विच इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, दैट वाज द कैपिलरी वाटर. रन ऑफ वाटर क्या होता है, बारिश हुई, बारिश होने के बाद आपने देखा होगा, बारिश होने के बाद जितना भी सारा पानी होता है वो क्या हो जाता है, बह जाता है. कहाँ पर, आपके ड्रेनेज सिस्टम में बह गया, नालियों में बह गया, या आपके बाहर सड़क पर बह गया, या कहीं भी बह गया. ठीक है ना, तो वो क्या होता है, रन ऑफ वाटर. यानी कि जो पानी टिकता नहीं है क्या हो जाता है, बह जाता है, दैट वाज द रन ऑफ वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर यानी कि आपने पानी दिया, सिंचाई करी इरिगेशन के बाद या बारिश होने के बाद क्या हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, बैठने लगता है, नीचे जाने लगता है. यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरा पानी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, नीचे बैठ जाता है.
दैट वाज द ग्रेविटेशनल वाटर, यानी कि ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ या ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स पानी कहाँ चला जाता है, सारा नीचे वाटर टेबल में चला जाता है। दैट वाज द ग्रेविटेशनल वाटर, यानी कि जो पानी अवेलेबल नहीं हो पाता किनके लिए, प्लांट्स के लिए। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ग्रेविटेशनल वाटर का नीचे चले जाना या इरिगेशन का पानी का ग्रेविटेशनल वाटर बन जाना, पानी का नीचे वाटर टेबल में चले जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर पानी 2 से 3 दिन से ज्यादा अगर उसमें रह गया और अगर पानी नीचे नहीं बैठा तो इस कंडीशन में क्या होएगा, वाटर लॉक्ड कंडीशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई बिल्कुल आ जाएगी, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाएगी। वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाएगी तो पानी के जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना, वाटर लॉक्ड कंडीशन आ जाएगी, पानी पूरी तरह नीचे नहीं बैठ पाएगा और इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर इज नेसेसरी। कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर क्या होता है, जब पानी नीचे जाता है ग्रेविटेशनल वाटर में जाता है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनमें पानी जो भरा हुआ रह जाता है, ये सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ और सॉइल पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जो पानी रह जाता है, दैट वाज द कैपिलरी वाटर। ये क्या है, ये है आपका क्या, कैपिलरी वाटर। और केवल यही पानी क्या होता है, प्लांट्स को अवेलेबल हो पाता है। आ रही है बात समझ में? कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो पानी नीचे चला जाता है, उसके नीचे जाने के बाद जो पानी सॉइल पार्टिकल्स में रह जाता है या जो पानी उनके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में भरा रह जाता है, दैट वाज द कैपिलरी वाटर एंड इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ वाटर व्हिच इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। ठीक है, और इसी से हम इसे फील्ड कैपेसिटी भी नापते हैं, इसी से हम इसकी क्या कर देते हैं, फील्ड कैपेसिटी भी नापते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर क्यों होना चाहिए भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रामोलिक्यूलर एंड इंटरमोलिक्यूलर? पहले तो आप मुझे बताइए, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर में क्या होता है? इंट्रामोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, भाई 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में दैट वाज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर है दैट वाज द इंट्रामोलिक्यूलर। तो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर थोड़ी ना पानी जाएगा, दो सॉइल पार्टिकल्स के जो बीच में कैपिलरी फॉर्म्ड हो रही है, जो एक ट्यूब फॉर्म्ड हो रही है, दैट वाज द इंटरमोलिक्यूलर। तो ये क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, या मैं ये कह सकती हूँ इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, नॉट द इंट्रा। ठीक है, नॉट द इंट्रा बच्चों। ओके, इट इज नॉट द इंट्रा, क्या होगा ये, इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये क्या है, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर के बाद नेक्स्ट है आपका केमिकली कंबाइंड वाटर। केमिकली कंबाइंड वाटर आप लोगों ने देखा है, हम जैसे पढ़ते हैं ना Zn2O.H2O पढ़ते हैं, या आयरन के साथ हमने .H2O 2H2O इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, जो केमिकल्स सॉइल में मौजूद हैं, वेदर इट इज एन आयंस, वेदर इट इज एन हेवी मेटल्स, या जो भी चीजें, जो भी केमिकल सॉइल में मौजूद हैं, उनके साथ केमिकली जो कंबाइंड वाटर होता है, दैट वाज द केमिकली कंबाइंड वाटर एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, देन इसके बाद कौन सा पानी है आपका, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, जो ड्राई सॉइल पार्टिकल्स होते हैं या जो ड्राई एयर के कॉलोइडल पार्टिकल्स जो सॉइल में मौजूद हैं, उनसे चिपका हुआ जो पानी होता है। सॉइल में जो ड्राई एयर के कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं या सॉइल के जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनके से कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस मैंने बात करी थी। एडेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस कॉल्ड द एडेसिव फोर्सेस, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस इज द कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है,
तो जो कोहेसिव फोर्सेस है उनकी वजह से जो पानी सॉइल पार्टिकल्स से या फिर जो सॉइल के ड्राई एयर कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं उनसे जो जुड़ा हुआ रहता है पानी, दैट वाज नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड इट इज आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। ये भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। आ गई बात समझ में सबको? बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है यहां तक? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होता है? दो टाइप का होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट वाज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव और पैसिव भी दो टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट and according to the non-osmotic gradient। और पैसिव एब्जॉर्प्शन को आप एक तरह से पी से याद रख सकते हैं, व्हेन द प्रेशर इज देयर। पैसिव एब्जॉर्प्शन का कब होगा? जब प्रेशर होगा। बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की। एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और अकॉर्डिंग टू द नॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। यानी कि जब ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंगली पानी का एब्जॉर्प्शन होता है देन इट इज कॉल्ड द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव से मतलब क्या है? एक्टिव से मतलब ये होता है यानी कि जब रूट की सेल्स एक्टिवली किसी चीज में होती हैं, यानी कि उनकी एक्टिविटी की वजह से। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है? रूट की सेल्स की एक्टिविटी की वजह से जब पानी एब्जॉर्ब हो रहा है देन इट वाज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मैं आपसे पहली बात कर चुकी हूँ। सॉइल में क्या है? सॉइल में क्या है? हाई वाटर पोटेंशियल है। हाई वाटर पोटेंशियल सॉइल में पानी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रूट सेल, है कि नहीं है? इन कंपैरिजन टू रूट सेल सॉइल का वाटर पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। सॉइल की फ्री एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो पानी कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम सॉइल टू द रूट, और रूट की सेल से कहाँ जाएगा? बाकी की सेल्स में आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो यहाँ से जाएगा, फिर इससे और जाएगा, ऐसे ही धीरे धीरे करके कहां तक पहुंचेगा? ये लीव्स तक पहुंचेगा। और लीव्स में, अब लीव्स में वाटर पोटेंशियल क्या हो गई? लीव्स में पहुंचा तो लीव्स में ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू एनवायरमेंट, तो अब ये कहां जाएगा? वहां से एनवायरमेंट में जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस, अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट ऑफ द सेल, जब पानी जाता है, मूव करता है, देन इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है? तो जब सेल्स के ऑस्मोसिस की वजह से, सेल में मौजूद उनके कंसंट्रेशन की वजह से जब पानी मूव करता है देन इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है देन इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नॉन ऑस्मोटिक भी होता है। नॉन ऑस्मोटिक मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। नॉन ऑस्मोटिक का मतलब है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में वाटर होता है, जब कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तब उसे हम कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। और नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। भाई किसी भी चीज को उसकी कंसंट्रेशन के अगर आप अपोजिट ले जाएंगे या उसकी किसी भी चीज को उसकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट आप ले जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में किसकी जरूरत पड़ती है? हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपको आपकी मर्जी के बिना कहीं से हिलाओ
धक्के मारो तो क्या होगा, आपकी मर्जी के बिना पढ़ाने बैठा दे तो क्या करते हो, शोर करते हो कि नहीं करते हो क्लास में, होता है ना भाई, एनर्जी रिलीज होती है तुम लोगों की, नहीं होती है, तुम्हारी मर्जी के बिना क्लास में बिठा दो, क्लास में मर्जी के बिना पढ़ाने लग जाओ तो यही होता है। अब घर में तो क्या है, मर्जी है हमारी, पढ़े नहीं पढ़े, पर क्लास में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो वो क्या होता है, नॉन ऑस्मोटिक। ठीक, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी कि प्रेशर, जब ट्रांसपिरेशन होता है, व्हेन द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस, तो क्या होता है, बहुत रैपिडली पानी एब्जॉर्ब होता है बहुत रैपिडली, क्या होता है, रैपिडली पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, रैपिडली पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो पानी क्या होएगा, एब्जॉर्ब होगा, बहुत रैपिडली वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सेल का क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो ऐसी कंडीशन में पानी क्या होता है, ऐसी कंडीशन में प्लांट रूट्स क्या करती है, पानी को रैपिडली एब्जॉर्ब करती है, एंड दैट वाज नोन एज द रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। आ रही बात समझ में? बोलो भाई, पैसिव एब्जॉर्प्शन, पी से पी याद रखो, प्रेशर, यानी कि जब ट्रांसपिरेशन होता है, जब ट्रांसपिरेशन होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा, भाई ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेल्स का डिक्रीज होगा, यानी कि डीपीडी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई डीपीडी क्या होती है, पानी पीने की क्षमता, पानी की प्यास, हम ये कह सकते हैं डीपीडी क्या है, पानी की प्यास, यानी कि सेल को पानी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पानी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से सेल का डीपीडी बढ़ेगा और वो क्या होगा, रैपिडली पानी को एब्जॉर्ब करेगा, क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन कैसा होता है बच्चों, पैसिव होता है, एक्टिवली नहीं हो सकता। कैसा होता है, पैसिवली होता है। ठीक है, पानी का जो ट्रांसपोर्ट है, पानी का ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है एपोप्लास्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट। पानी का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है एपोप्लास्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या होता है, बिटवीन द सेल वॉल एंड इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस। सेल है, रूट है, ये रूट है, ये रूट में प्रेजेंट सेल्स है, तो इसकी जो यहाँ पे ये जो है, यहाँ से इसकी सेल से, यहाँ से इधर से, तो इनमें से अगर पानी होकर जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, एपोप्लास्ट। और सिम्प्लास्ट क्या होता है, एंडोडर्मिस से, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ लिविंग सेल से होकर जब जाता है, जब पानी कहाँ से होके जाता है, सेल में से होके जाता है, देन इट कॉल्ड एज द सिम्प्लास्ट। और जब पानी कहाँ से जाता है, जब पानी बाहर से जाता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस से जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज द एपोप्लास्ट। आगे बात समझ में? तो मैं ये कहती हूँ पानी कितने तरीके से जा सकता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, और सबसे ज्यादा किसकी तरफ से जाता है, एपोप्लास्ट। कैपिलरी वाटर कहाँ होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में होता है कि नहीं होता है, तो पानी सबसे ज्यादा कहाँ से ट्रांसफर होता है, सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है एपोप्लास्ट से, देन उसके बाद होता है सिम्प्लास्ट से। दोनों तरीके से होता है, लेकिन मैक्सिममली ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, एपोप्लास्ट से। आगे बात समझ में आपको? दोनों टाइप के एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब सेल एक्टिवली किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करती है, रूट की सेल जब खुद पार्टिसिपेट कर रही है, अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर रही है, दैट वाज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में भी रूट की सेल से ही होगा, कोई स्पेशल सेल नहीं आएगी जो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन उस टाइम पे वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, प्रेशर से कर रही है। ठीक है ना, जब पानी के एब्जॉर्प्शन से ज्यादा पानी का ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, जब प्लांट का ट्रांसपिरेशन उसके एब्जॉर्प्शन से इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, दैट वाज द पैसिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब सेल अपनी मर्जी से एक्टिवली किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रही है, दैट वाज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो टाइप का हो सकता है, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक जब ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली पानी मूव करता है, यानी कि फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली मूव करता है, देन इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और जब अपने ग्रेडियंट के
अगेंस्ट, अपने कंसंट्रेशन के अगेंस्ट पानी का मूवमेंट होता है, देन इट वाज नोन एज द नॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एब्जॉर्प्शन। और नॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एब्जॉर्प्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, इसको कौन इफेक्ट करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन को, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को कौन इफेक्ट करता है? क्या क्या फैक्टर होता है? टेम्परेचर। एक लिमिट तक, बहुत ज्यादा नहीं कह रही हूँ, एक लिमिट तक इंक्रीज इन द टेम्परेचर क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। भाई सीधी बात है, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? लेकिन एक लिमिट तक, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो विल्टिंग होने लगेगी, यानी कि प्लांट मुरझाने लगेंगे, उतनी स्पीडली पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन एक लिमिट तक टेम्परेचर का इंक्रीज क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। एरेशन ऑफ द सॉइल, एरेशन ऑफ सॉइल यानी कि पानी में, सॉइल में मौजूद गैसेस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? पानी का जो सेल है वो कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म उसका थिक हो जाएगा और वो एक्टिवली पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो इन लैक ऑफ द ऑक्सीजन और इन लैक ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पानी कैसा हो जाता है? लॉक्ड हो जाता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन आ जाती है और ट्रांसलोकेशन क्या हो जाता है आपका? डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, सॉइल टाइप भी डिफर करता है। सॉइल टाइप यानी कि इन कंपैरिजन टू ऑल अदर सॉइल, जैसे हमारी जो बालू मिट्टी होती है, बालू मिट्टी कहते हैं रेतीली मिट्टी जो होती है, उससे ज्यादा जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले सॉइल होती है, उसके अंदर ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? एंड देन अगला है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन, मतलब सॉइल का जो सॉल्यूशन अगर ज्यादा गाढ़ा होगा, पानी की मात्रा कम है और मिनरल्स, अदर न्यूट्रिएंट्स, ये सब अगर ज्यादा हो जाते हैं तो भी ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। सीधी बात है, सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, अगर किसी सॉइल का सॉल्यूशन ज्यादा जाएगा तो कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी, रूट की सेल्स में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो बाहर आने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में तो मरने के चांसेस होते हैं कि प्लांट में क्या होने लगती है? विल्टिंग होने लगती है, ड्रॉपिंग होने लगती है। ठीक है ना? तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, किसके लिए? सॉइल के ट्रांसलोकेशन के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए। आ गया समझ में? आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो पूछो फटाफट। कोई भी डाउट बच्चों? सबको समझ आ गया सब कुछ? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला असेंट ऑफ सैप, वो हम आपका शुरू करेंगे कल। ओके, चलिए भाई, थैंक यू।